नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब दुनिया की सीमाएं बदलती हैं तो सिर्फ देश नहीं, इतिहास भी करवट लेता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूएसए ने कैसे वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो को अगवा करके बहुत ही कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में अपने देश में जाके कैप्चर कर लिया। तो ये दोस्तों, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है, ये हमारे युद्ध और शांति के फैसले, कूटनीति की चालें और भारत के भविष्य की दशा और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी भविष्य हैं उनकी दशा को तय करते हैं। ये आपका जो कंटेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी है या जितने भी एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम हाल में वही टिकेगा जो इन हेडलाइंस के पीछे, लाइक एससीओ शिखर सम्मेलन है, फलस्तीन का क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी को समझेगा दोस्तों। तो देखते हैं, आज बात करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे नज़दीक हैं और दुनिया इंतजार नहीं करती और एग्जाम भी बिल्कुल इंतजार नहीं करता है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बनाया हुआ ये बहुत ही अच्छा करंट का बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो मिस मत करना। घटना चक्र का बहुत ही अच्छा समराइजेशन है ये। चलो अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर, चर्चा करेंगे दोस्तों उस पॉइंट्स पर जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। बात होगी एससीओ शिखर सम्मेलन की। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, आपको नॉलेजेबल और आपके लिए सहयोगी लगे तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन, दैट इज कॉल्ड एससीओ, दैट इज कॉल्ड एससीओ दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं दोस्तों, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी जो परिषद है, काउंसिल है, उसकी 25वां शिखर सम्मेलन, याद रखना 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य चीन के तियानजिन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। याद रखना, खासकर डेट 25वां शिखर सम्मेलन था और ये 31 अगस्त से 1 सितंबर, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, जहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, उसको जरूर याद रखना दोस्तों। तो 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 और यह है तियानजिन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और दोस्तों, इस सम्मेलन की जो थीम थी, वो थीम इस बार थी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। जबकि इसका जो ध्येय वाक्य था, दैट इज कॉल्ड मोटो, वो द एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन। तो दोनों के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मोटो अलग होता है ध्येय वाक्य, और ये उसकी थीम अलग होती है कि आपको संघाई स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, एससीओ मूव पर है। गॉट माय पॉइंट? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे की बात करेंगे कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चेयरमैन में, उसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन संपन्न हुआ। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी और रूस की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति, याद रखना ये, मसूद पेजिशकियान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जामाट, इनका नाम है कासिम जामाट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाव्कत मिर्जाएव और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव तथा ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमान उपस्थित रहे। याद रखना ये ताजिकिस्तान। अभी किस्तानों में बात करें तो किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है। कौन सा ऐसा किस्तान है जो इसमें ऐड नहीं है? याद रखो, यहां से क्वेश्चन आता है। एक किस्तान हो गया, गॉट पॉइंट, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, दैट इज चौथा। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, जिसमें एम है, वो तुर्कमेनिस्तान, उसके राष्ट्रपति यानी ये इसका पार्ट नहीं है और वो इसमें शामिल नहीं थे। मेरी बात याद रखें। एससीओ के कितने मेंबर हैं इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि कैसे हैं क्या है पूरी चर्चा होगी। करीब 10 मेंबर हैं जो पूर्ण सदस्य हैं, कंप्लीट मेंबर हैं जो एससीओ के, इसकी भी भरपूर चर्चा होने वाली है। तो ये 25वां शिखर सम्मेलन था। गॉट माय पॉइंट? कुछ और इंपोर्टेंट देखते हैं क्या है। यूएन, सीआईएस, एशियान आदि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया और इस सम्मेलन में तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसमें आतंकवाद निरोध। अब तियानजिन घोषणा पत्र पूछा जा सकता है, तो इसमें आतंकवाद निरोध यानी कि जो आतंकवाद है उसको रोको, आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक विकास और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ये सारी चीजें इस तियानजिन डिक्लेरेशन, तियानजिन घोषणा पत्र का पार्ट थी दोस्तों। वहीं एससीओ विकास बैंक की स्थापना के निर्णय के साथ 2035 तक समग्र वैकासिक सहयोग के लिए एससीओ विकास रणनीति तय की गई। कब तक? 2035 तक।
और इसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार सुविधा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ठीक है, 2025 से 27 के बीच में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम पर बल दिया। 26 से 30 तक उग्रवादी विचारधारा, इसको कम करने के लिए बात हुई। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आजकल का हाईलाइट है, हाइप टॉपिक्स हैं, AI दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रोड मैप के साथ एक SEO तंत्र की भी स्थापना पर सहमति व्यक्त हुई। दोस्तों सबसे जरूरी बात, इस त्यांजिन घोषणा पत्र में विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को, याद रखना 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर अनंतनाग में आतंकी हमले का उल्लेख किया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई तथा पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। घोषणा पत्र में आतंकवाद और अलगाववाद के सभी रूपों की आलोचना की गई और साथ ही आतंकवाद के विरोध में दोहरा मापदंड न अपनाने की एकजुटता दिखी। दोस्तों पॉइंट। वहीं इस सम्मेलन में अब तक SEO के पर्यवेक्षक और वार्ता भागीदार रहे देशों के SEO भागीदार, जो SEO पार्टनर है, उनकी नई श्रेणी दी गई है और ये नई वार्ता भागीदार देश लाओस को भी यह दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों पूछा जा सकता है, तो नया देश है लाओस। दोस्तों तो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। अब SEO में कुल 10 पूर्ण सदस्य देश और 17 भागीदार देश हैं। तो ये पूछ सकता है कितने पार्टनर कंट्रीज हैं, तो 17 पार्टनर कंट्रीज हैं SEO में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों पॉइंट। वहीं बात करें कि भाई अगला जो SEO है वो कहां होने वाला है, तो अगला SEO जो 26वां, ये था 25वां, तो 26वां SEO शिखर सम्मेलन 2026 में कहां पर होगा, ये होगा किर्गिस्तान में। याद रखना 2026 में कहां पर, किर्गिस्तान में ये आयोजित होगा। दोस्तों 26वां SEO शिखर सम्मेलन। वहीं 25-26 हेतु SEO की अध्यक्षता अब किर्गिस्तान के पास पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे SEO का, तो भाई SEO क्या है, कब कैसे बना, इसके स्टैटिक्स पार्ट की बात करते हैं। देखिए SEO की स्थापना दोस्तों 2001 में, कब हुई, 2001 में हुई, 2001 में। तो SEO की जो स्थापना है वो 2001 में हुई, याद रखना। ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा यानी कि रीजनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन के लिए चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। याद रखना स्टार्टिंग में कौन कौन है इसमें, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये बात याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये कैच है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पॉइंट। चलिए भारत और पाकिस्तान को 2017 में, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, तो इंडिया को दोस्तों इसमें 2017 में, इंडिया जो है 2017 में, और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया। तो इंडिया 2017 में SEO का मेंबर बन चुका था। वहीं ईरान को 2023 में और बेलारूस को 2024 में SEO का पूर्ण सदस्य घोषित किया गया। वर्तमान में अगर बात करें SEO में 10 पूर्ण सदस्य हैं। कितने हैं, 10 कंप्लीट मेंबर्स हैं SEO में। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। अब आएंगे फलस्तीन की समस्या पर, कि फलस्तीन की समस्या क्या है, फलस्तीन की समस्या पर चर्चा करते हैं। तो फलस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कि भाई फलस्तीन पर प्यार मोहब्बत से मामला निपट जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 79/80 यानी कि 3 दिसंबर 2024 की अनुरूप 28 से 30 जुलाई 2025 के मध्य न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसका हेडक्वार्टर, याद रखना। फलस्तीन प्रश्न के, फलस्तीन के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराष्ट्र समाधान, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, उसके क्रियान्वयन पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। डेट याद रखना 28 से 30 जुलाई, और कहां पर, UNO के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और जो उसका प्रस्ताव था वो 79/81 था, याद रखना 3 दिसंबर 2024। अब पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, अगर बात करें सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा में युद्ध है, गाजा में जो हमास का इजराइल का युद्ध चला है, गाजा युद्ध की पूर्ण समाप्ति, द्विराष्ट्र का जो समाधान है उसका क्रियान्वयन, और क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व यानी कि वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी, जो हमेशा बात करते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी को स्थापित करना मेन काम है। सम्मेलन का जो संचालन है उसके सह अध्यक्ष हैं फ्रांस, इसका जो को चेयर कर रहे हैं फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं। दोस्तों ये भी आ सकता है कि किस किसने किया, तो फ्रांस और सऊदी अरब ने इसको को चेयर किया। इसको सम्मेलन में 125 देशों ने भाग लिया। भारत ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जबकि अमेरिका और इजराइल ने भाग नहीं लिया। पॉइंट ये है यहाँ पर कि अमेरिकन और इजराइल्स ने इसमें भाग नहीं लिया, यहां पूछा जा सकता है। सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था न्यूयॉर्क घोषणा पत्र, उसमें गाजा में
युद्ध विराम, इजरायली सेना की वापसी और प्रशासनिक नियंत्रण को फलस्तीनी प्राधिकरण को देने की सहमति व्यक्त की गई। 125 देश थे, लेकिन इसमें अमेरिकन और इजराइल्स ने पार्ट नहीं किया, क्योंकि अमेरिकन और इजराइल्स क्या हैं, एक कपल्स हैं, क्योंकि इजराइल का ही मेन मुद्दा है। घोषणा में कहा गया कि युद्ध का तत्काल अंत और द्विराष्ट्र समाधान यानी कि दैट इज कॉल्ड टू स्टेट सॉल्यूशन ही टिकाऊ शांति का मार्ग है। इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि द्विराष्ट्र समाधान लागू करने के लिए ठोस, समयबद्ध और अपरिवर्तनीय कदमों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दर्ज की गई और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। सम्मेलन के समानांतर 15 देशों ने न्यूयॉर्क काल, क्या है, न्यूयॉर्क काल जारी कर फलस्तीन की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़े कदमों को समर्थन मांगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों। वहीं ब्रिटेन ने और कनाडा ने भी उसको मान्यता देने का ऐलान किया। 11 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 सितंबर 2025 को बेल्जियम, कुछ शर्तों पर इन्होंने भी यूएनजीए में फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा की। तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है, ये बेल्जियम हो गया, ये बेल्जियम। तो इन्होंने क्या किया, फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा की। वहीं बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में 193 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं 193। इनमें से दोस्तों 147 देश हैं, उन्होंने फलस्तीन राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। 193 इज द मेंबर ऑफ यूएनजीए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 193 कंट्री हैं, उसमें से 147 कंट्री ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो आपके करंट के लिए है दोस्तों। चलो आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करेंगे G20। अब G20 के कितने कंट्री हैं, 20 मेंबर्स हैं G20 में, यूरोपीय यूनियन को लगाकर, सॉरी गाइस। तो G20 के 10 देश हैं, यानी कि G20 के जो देश हैं 20, उनमें से 10 कंट्री यानी कि 10 कंट्री लाइक अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, यहाँ पर चीन, इवन इंडिया इज द मेंबर ऑफ G20। इंडिया जो है, भारत जो है G20 का मेंबर है, तो यहाँ पर इंडिया हो गया। उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, ये मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, इन्होंने भी फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई G20 के कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी है, तो दीज आर द 10 मेंबर्स। वहीं 2012 से फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रेक्षक राज्य यानी कि दैट इज ऑब्जर्वर स्टेट बोलते हैं हम इसे, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन पूर्ण सदस्यता अभी तक नहीं मिली है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो के कारण इसे अब तक संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता नहीं मिल सकी है, क्योंकि वहां पर 5 कंट्रियां जिन्हें वीटो की पावर प्राप्त है। नंबर 1 है अमेरिकन, नंबर 2 चाइनीज है, नंबर 3 रशियंस हैं और फ्रांस और यूके। ये 5 राष्ट्र हैं जिन्हें यूएनओ में वीटो की पावर प्राप्त है। ये 5 जो है उसके परमानेंट मेंबर है। इंडिया भी अभी कोशिश कर रहा है, जो अभी तक इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन चुका है, कुछ बेवकूफ चाइनीज की वजह से। गुड माय पॉइंट। कम टू द 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। हम आते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। तो मैं यह बात बता दूं, यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है पिछले साल, मतलब 25 में, पिछले साल से मतलब 25 में, इसी साल 25 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने यहां से क्वेश्चन पूछा है सेम ईयर 25 में, अभी जितने एग्जाम हुए आरओ में, ठीक है, आरओ में जो यूपीपीसीएस करा है वहां से भी क्वेश्चन आया है, उत्तराखंड पीसीएस से क्वेश्चन आया है यहां से। तो आप देख रहे हैं कहां से कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये सारे करंट है, अगर आपको इन्हें इनिशियली अच्छे से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते। गलतियां आप यहां करते हैं, पर आप गलतियां करते हैं तो आपके आंसर्स गलत होते हैं और एक्यूरेसी ब्रेक होती है। गुड माय पॉइंट। तो ये बहुत सारे एग्जाम में, और कुछ एक पता नहीं होंगे मुझे, वहां भी ये क्वेश्चन आपके अराइज हुआ है। प्रॉब्लम आते हैं ब्रिक्स पे। अब ब्रिक्स में मुझे बताइए कितने कंट्री है, 10 हैं 11 हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं। चलिए तो ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, ब्रिक्स जो है यानी कि जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइनीज और साउथ अफ्रीका, इसको कहते हैं ब्रिक्स। ये संगठन वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ में जो कंट्री हैं उन देशों के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक यानी कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में आधिकारिक जो ब्रिक्स वेबसाइट के अनुसार इस संगठन के 11 पूर्ण सदस्य देश हैं, जो ब्रिक्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कितने, 11 पूर्ण मेंबर हैं, कंप्लीट याद रखना, 11 पूर्ण सदस्य हैं ब्रिक्स में। पहले 5 सदस्यों की मैंने बताया, ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 2024-25 के दौरान
24-25 के दौरान 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। 6 नए सदस्यों को, जो 6 नए सदस्य थे उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 इथोपिया, मैं से इजिप्ट, उसके बाद फिर लिखता हूं इथोपिया, फिर ईरान, फिर यूएई, फिर सऊदी अरबिया और लास्ट में इंडोनेशिया। ये याद रखना, ये 6 कंट्री हैं दोस्तों जिनको नए सदस्य के रूप में 24-25 में ब्रिक्स में मान्यता दी गई। अभी तक सऊदी अरब ने अपनी सदस्यता की औपचारिक पुष्टि नहीं की, मतलब सऊदी अरब अभी पूरी तरीके से ऑफिशियली उन्होंने क्या किया है, पुष्टि इसकी नहीं की है। वहीं बात करना कि 6 से 7 जुलाई के मध्य में, 6 से 7 जुलाई 2025 के मध्य में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। कहां पर हुआ? 17वां रियो डी जेनेरियो में। और इस सम्मेलन का विषय था, थीम थी कि भाई अधिक समावेशी यानी कि मोर इंक्लूसिव और टिकाऊ सस्टेन गवर्नेंस के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना, यानी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। दैट इज द थीम ऑफ द 17 ब्रिक्स सम्मेलन which are held on Rio de Janeiro, Brazil on 6 to 7 July 2025. I hope you got my point. वहीं बात करें ब्राजील के राष्ट्रपति, तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, मतलब जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जो इसके चेयर थे। ब्रिक्स के अन्य सदस्यों ने वहां पर, जैसे मोदी जी ने, इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य जो जनवरी 2025 के रूप में इंडोनेशिया ने भी इसमें भाग लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में जो भाग करने वाले देश हैं उनके नेताओं का विवरण हम बात कर लेते हैं। देखिए, ब्राजील से दोस्तों, ब्राजील से आए लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं, ये हालांकि ब्राजील में ही हुआ था, रियो डे जेनेरियो में। तो इन्होंने ही, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इस सम्मेलन को चेयर किया, ये इसके अध्यक्ष थे। रूस से जो आए वो आए सर्गेई लेवरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के, और व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति वर्चुअल, यानी कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर थे, वर्चुअल प्रतिभाग किया रूस के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति साहब हैं, और सर्गेई लेवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से ब्रिक्स में मोदी जी पहुंचे, चीन की तरफ से ली क्यांग जो प्रधानमंत्री है वो पहुंचे, समझ रहे हैं, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग, यहां पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेजा है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आए सिरिल रामफोसा जो राष्ट्रपति हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री पहुंचे मुस्तफा मदबूली, याद रखना। इथोपिया के प्रधानमंत्री पहुंचे अबी अहमद। ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे अब्बास अरागची। यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पहुंचे, नाम है खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नहान। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे, नाम है प्रोबोवो सुबियंतो। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राष्ट्रों के यहां पर हेड ऑफ स्टेट्स पहुंचे। मतलब कुछ एक राष्ट्र, जैसे व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, जैसे शी जिनपिंग नहीं आए, या फिर जो है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान वगैरह नहीं आए, तो ये लोग नहीं आए। बाकी के सारे लोग जिन्होंने प्रतिभाग किया, ये पूछा जा सकता है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं, नाम है इनका, सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसमें प्रतिभाग किया। तो सऊदी अरब की तरफ से भी पहुंचे। गॉट पॉइंट। इस सम्मेलन में दोस्तों बात यहां पर करते हैं कि भाई पार्टनर स्टेट्स कौन थे। जो पार्टनर स्टेट्स थे, भागीदार देशों, एक मिनट, भागीदार देशों की मैं चर्चा करने वाला हूं। जो भागीदार देश हैं, पार्टनर स्टेट्स के रूप में भाग लिया। अब पार्टनर स्टेट्स के रूप में किस किस ने भाग लिया? नंबर 1 बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज यानी कि पार्टनर स्टेट्स के रूप में इन्होंने भाग लिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ के महासचिव में नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस गैब्रियेसस, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजी आइवेला। ये सारे जो है इन अंतरराष्ट्रीय जो संघ हैं, इनके जो हेड हैं, इन्होंने भी इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों के प्रतिनिधि ने इन्होंने भागीदारी की। मतलब ब्रिक्स में अगर बात करें, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस गैब्रियेसस, और डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं, इन्होंने भी इसमें भागीदारी की। ब्रिक्स नेताओं ने दोस्तों आतंकवादियों की सीमा पर आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण यानी उसके फाइनेंस, और उनको पनाहगाह सहित सभी रूपों को निपटने के लिए एक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोस्तों वहीं बात करें दोस्तों, ये था 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। बात करेंगे 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का हुआ
तो उल्लेखनीय बात यहां है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो 16वां था वो 2024 में, अक्टूबर 2024 में कजान रसिया में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। कहां पर? कजान रसिया में, कजान रूस में। वहीं 18वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां होने वाला है? यह सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इंडिया में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 17वां कहां हुआ? 17वां हुआ रियो डी जनेरियो में, 16वां हुआ कजान रूस में, और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास थी। 26 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो इंडिया के पास आ गई है। किसके पास? भारत के पास वो अध्यक्षता पहुंच चुकी है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब बात करने वाले हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2025। देखिए मैं बात करूं नाटो से एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में आया, ठीक है, और कुछ स्टेट पीसीएस में भी एक आध क्वेश्चन खाए, यूपी पीसीएस वगैरह में यहां से क्वेश्चन आया था। गॉट माय पॉइंट। तो नाटो शिखर सम्मेलन, ऐसे शिखर सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। नाटो के उन्होंने मेंबर्स पूछे थे। चलिए बात करते हैं 24 से 25 जून 2025 की बात है। 24 से 25 जून 2025 को द हेग, ये कहां पर है? नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 24 से 25 जून, याद रखना। और कहां पर? द हेग। हेग जो है नीदरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। यह पहली बार था जब नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी की। तो पहली बार ऐसा हुआ जहां पर नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार नीदरलैंड में हुई। इस सम्मेलन में नाटो के सभी 32 सदस्य, तो नाटो के कितने मेंबर हैं? 32। याद रखना ये नाटो के करीब 32 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट ने और विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। साथ ही यूरोपीय संघ के, यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि के कुछ साझेदार देशों ने वहां पर उपस्थित रहे। इस शिखर बैठक में नाटो के नए महासचिव, याद रखना नाटो के नए महासचिव हैं, नाम है मार्क रूटे। क्या नाम है नाटो के महासचिव? मार्क रूटे। मार्क रूटे के नेतृत्व में यह शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में संपन्न हुआ अक्टूबर 2024 में। पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली शिखर बैठक थी। नाटो नेताओं ने रक्षा बजट में भारी वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अगले 10 वर्षों में यानी कि 2035 तक सभी सदस्य देश अपने रक्षा एवं सुरक्षा समर्थन गतिविधियों संबंधी कुल व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 5% करेंगे। कितना करेंगे? जीडीपी का 5% करेंगे। यह लक्ष्य पूर्व निर्धारित 2% से कहीं अधिक है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई उनका एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है? यस, अपनी जीडीपी का 5% करने वाले हैं। इस सम्मेलन में रूस और आतंकवाद को यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरे के रूप में चिन्हित किया गया। नाटो ने यूक्रेन की रूस के विरुद्ध बहादुर लड़ाई को समर्थन जारी रखने का अपना संकल्प दोहराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की इस सम्मेलन में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो की सदस्यता ग्रहण कर गठबंधन में शामिल होने वाला 31वां देश बना। याद रखना इंपोर्टेंट है। तो फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला, गठबंधन में शामिल होने वाला 31वां देश बन चुका है। वहीं बात करें 32वां सदस्य बना स्वीडन, जो मार्च 2024 में स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य था। ये बात याद रखना दोस्तों। स्वीडन कौन सा है? स्वीडन 32वें नंबर का है और फिनलैंड 31वें नंबर का है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। वहीं बात कर रहे हैं स्टैटिक पार्ट पर कुछ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य एवं राजनीतिक गठबंधन है। कैसा है? यह एक सैन्य एवं राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों द्वारा वॉशिंगटन संधि, जो उत्तर अटलांटिक संधि है, उस पर हस्ताक्षर करके की गई है। इसका मुख्य सिद्धांत इस संधि के अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा है, जिसमें किसी एक सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाता है। तो इसमें अनुच्छेद जो 5 है उसको याद रखना। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और नाटो जो है 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों द्वारा एक वाशिंगटन संधि, जिसे बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि, उस पर साइन करके बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो से क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इसको मिस मत करना बिल्कुल दोस्तों, इसको रट लो, ठीक है। आर्टिकल भी रट लो, इसका हेड जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, उसको भी रट लो दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलो बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन, जो 51वां
G7 शिखर सम्मेलन है 2025 का, इस पर बात करेंगे। क्या है G7? यानी कि ग्रुप ऑफ 7 विश्व की 7 प्रमुख विकसित, जिन्हें बोलते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक समूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल है। यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय यूनियन भी इस मंच में प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1975 में, याद रखना ये डेटा, वर्ष 1975 में G6 के रूप में इस संगठन की पहली शिखर बैठक हुई दोस्तों। पहली शिखर बैठक कहां हुई? ये इसकी पहली शिखर बैठक 1975 में G7 था। तब ये क्या था? G7 नहीं, सॉरी G6 था, जिसकी 50वीं वर्षगांठ वर्ष 2025 में मनाई गई। इंपोर्टेंट इसलिए है कि भाई अब G6 की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 2025 में। पॉइंट। वर्ष 1976 में 1976 में एक साल बाद कनाडा के शामिल होने के बावजूद यह समूह G7 बन गया। वहीं 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा के अध्यक्षता में कनानास्कस अल्बर्टा एक स्टेट है जो कनाडा का है, तो ये जगह है कनानास्कस अल्बर्टा। कहां पर है ये? कनाडा में आयोजित हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, याद रखना कनाडा के पीएम कौन है? इनका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ने 51वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, सारे आंकड़े यहीं से, और यहां क्वेश्चन 100% आने वाला है इस तरीके से। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में G7 के समूह के 7 सदस्य देश हैं, उनके राष्ट्रों ने भाग लिया। देख सकते हो कौन कौन थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया। यूक्रेन के शीर्ष नेता अतिथि के तौर पर, एज ए गेस्ट के तौर पर शामिल थे। वहीं महासचिव संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस, नाटो के महासचिव मार्क रूटे, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख ने भी भाग लिया। यूक्रेन की संप्रभुता दोस्तों, यूक्रेन की संप्रभुता, उसकी सोवरेनिटी के प्रति समर्थन को दोहराया गया तथा मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान संघर्ष और गाजा की स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को अपना रही उसके नैतिक विनियमन एवं साझाकरण पर एक संयुक्त रूपरेखा अपनाई गई। क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसकी बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की एक प्रमुख उपलब्धि कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर का अनुमोदन रहा दोस्तों। क्या था ये? कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर, ये अनुमोदित किया गया G7 शिखर सम्मेलन में दोस्तों। मोदी जी ने वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच अतिथि नेता के रूप में हिस्सा लिया। मोदी जी ने ऊर्जा तक पहुंच के भारत के 4A यानी कि 4A, ये है भारत की जो पहुंच है ऊर्जा तक, 4A जो सिद्धांत है, याद रखना पूछा जा सकता है कि भाई 4A सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। तो जो मोदी जी का 4A ऊर्जा सिद्धांत है, 4A एनर्जी जो सिद्धांत है, उसमें अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है। अवेलेबिलिटी मतलब प्रचुरता, एक्सेसिबिलिटी मतलब सुगमता, एफोर्डेबिलिटी से मतलब वहन योग्यता, और एक्सेप्टेबिलिटी से मतलब है पर्यावरणीय स्वीकार्यता। पर्यावरणीय स्वीकार्यता पर चर्चा की गई। वही दोस्तों बात करें अगला 51वां G7 शिखर सम्मेलन, जो अगला 52वां G7 शिखर सम्मेलन है जून 2026 में फ्रांस में आयोजित किया गया है। तो 51 में हुआ कनाडा में, और ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इंपोर्टेंट है। जून 2025 में संपन्न तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, थर्ड UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, इसे बोलते हैं UNOC3। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14, जो संयुक्त राष्ट्र का है सतत विकास लक्ष्य 14 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14, जिसका है जल के नीचे जीवन। क्या है? जल के नीचे जीवन को समर्थन देना, अर्थात महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना था। SDG 14 याद रखना, जो जल के नीचे यानी कि जो लाइफ ऑफ अंडर वाटर, ये SDG 4 है। वैसे सारे SDG आपको रटे होने चाहिए। लाइफ ऑफ अंडर वाटर, लाइफ अंडर वाटर, जल के नीचे जीवन। इसकी थीम थी दोस्तों, इसकी थीम थी कि महासागर में महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना तथा सभी हितधारकों को संगठित करना, ये इसकी थीम थी। और ये UNOC3 ये कहां पर हुआ? ये नीस फ्रांस में 9 से 13 जून 2025 को आयोजित किया गया,
यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का ओशियन कॉन्फ्रेंस थर्ड है वो नीस फ्रांस में 9 से 13 जून 2025 को आयोजित किया गया। और यह श्रृंखला में तीसरा सम्मेलन था, पहला 2017 में हुआ, यहां याद रखना। फर्स्ट वन इज 2017, सेकंड वन इज 2022 दोस्तों, सेकंड 2022 में, और ये थर्ड वन इज कहां हुआ, ये हुआ 2025 जून में, जून 2025 में। आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स। अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट। इस सम्मेलन की सह मेजबानी कौन कौन कर रहे थे, सह मेजबानी में पूछा जा सकता है। तो इस सम्मेलन की सह मेजबानी में फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा की गई और एसडीजी 14 को साकार करने के लिए एक कार्रवाई को आगे काम किया गया। महासागरों के संरक्षण, प्रदूषण में कमी, सामुद्रिक परिस्थितियों में बहाली वगैरह वगैरह। सम्मेलन में नीस महासागर कार्य योजना को अपनाया गया। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत इंपोर्टेंट है। एक और चीज, वैश्विक स्तर पर 2030 तक 30% दोस्तों, 30% महासागर, जो 30% महासागर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र बनाने, यानी कि 30x30 लक्ष्य, 30x30 टारगेट की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए इन घोषणाओं को महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस सम्मेलन का एजेंडा में उच्च सागर संधि, हाई सीज ट्रीटी के प्रगति पर उसको तेज करना इसका मुख्य लक्ष्यों में से एक था। यह समझौता, इसका औपचारिक नाम राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर समझौता, संक्षिप्त नाम था BBNJ एग्रीमेंट। जून 2023 में समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी अनक्लॉज के तहत अनुमोदित हुआ था दोस्तों। गॉट पॉइंट? ये सारी चीजें आप देख सकते हो। कुछ और देखें क्या, कुछ ये बहुत इंपोर्टेंट है, इतनी बात याद रखना। हाँ, एक और चीज, UNOC 3 में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन थे, इंडिया की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सम्मेलन में शामिल हुए। भारत ने अपनी समुद्र संरक्षित क्षेत्रों में जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उनका दायरा बढ़ाकर अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो EEZ, ये EEZ इकोनॉमिक क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका आर्थिक क्षेत्र, उसका 6.6% तक कर दिया दोस्तों। यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है, बाकी और एग्जाम्स में खास नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी में ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं IISS का सांग्रीला संवाद दोस्तों, क्या है ये, आते हैं अब इस पे। IISS सांग्रीला संवाद, देखो सांग्रीला संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद है, एशिया और पैसिफिक का। 30 मई से 1 जून 2025 तक इसका संवाद हुआ सिंगापुर में। कहां पर हुआ, ये सिंगापुर में किया गया दोस्तों, सिंगापुर, याद रखना, सिंगापुर लिख देता हूं मैं, सिंगापुर में। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर द्वारा किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द क्या है, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, इसके सिंगापुर द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और राजनीतिक विशेषज्ञ जो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट थे उन इस देश में इस सम्मेलन में शामिल हुए। तो IISS सांग्रीला संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया था 30 मई से 1 जून 2025 की मध्य। इस संवाद में दोस्तों हमारे इंडिया की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि भारत की तरफ से अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, दैट इज कॉल्ड CDS। और 2025 के सम्मेलन में शक्ति संतुलन, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों को केंद्र में रखकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण के विचार पर आदान प्रदान हुआ। ये सब तो देखा रहता है, बाकी ये कहां हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन इसमें गया, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। बात करेंगे 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, 26 मई 2025 को, मई 2025, 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता व केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने के लिए वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा, यह कुआलालंपुर आसियान घोषणा यानी कुआलालंपुर आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर, इसको अंगीकार किया, यानी इसको एक्सेप्ट किया। वहीं बात करें आसियान पर, क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, आसियान याद रखना, तो आसियान पर बात करते हैं। आसियान पर क्वेश्चन कई बार आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया। तो आसियान एक 10 दक्षिण पूर्व एशियाई यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों द्वारा, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, दारुसलाम है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओपिडिया। भारत आसियान का मेंबर नहीं है और अभी 11वां सदस्य बना इसका तिमोर लेस्ते, देखो ये है
तो इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। इसकी स्थापना 1967 में, याद रखना 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को प्रवेश की सिद्धांत की स्वीकृति दी है, जो अक्टूबर 2025 के रूप में अक्टूबर 2025 में आसियान सम्मेलन में शामिल किया गया था, या शामिल किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करने वाले हैं दोस्तों 24वीं IORA यानी कि आयोरा कॉम बैठक जो 2025 में हुई है। चलिए क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए 21 मई 2025 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन ऑफ रिम एसोसिएशन के मंत्रियों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक, आयोरा की 24वीं बैठक श्रीलंका द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। मतलब लोग फिजिकली यहाँ नहीं मिले, वो ये बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री नाम है विजिता हेरात ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं, ना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इसका मुख्य विषय था कि भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर इसका मुख्य विषय था। इस बैठक में आयोरा सदस्य देशों और आयोरा के 12 संवाद भागीदारों के मंत्रियों तथा उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में आयोरा का उपाध्यक्ष है। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? वो भारत। इंडिया हमारा आयोरा यानी कि इंडियन ओशियन ऑफ रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। वहीं बात करें भारत वर्ष 2025 से 27 के लिए आयोरा की अध्यक्षता भी संभालेगा। जो भारत है वो वर्ष 2025 से 27 के लिए क्या है, इसकी अध्यक्षता भी संभालने वाला है 2025 से 27 के बीच में। गॉट पॉइंट। बात करते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। क्या है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन? देखिए यह हिंद महासागर की तटवर्ती देशों, जो भी इंडियन ओशियंस में जितने भी कंट्री पड़ते हैं, जो कोस्टल एरिया में कोस्टल देश हैं, तट के आसपास के देश हैं, उनकी एक विशिष्ट क्षेत्रीय सहयोग मंच है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। यस, मैं ओरा की बात कर रहा हूँ, आयोरा। ये दोस्तों एक क्या है, तटवर्ती देशों का विशिष्ट क्षेत्रीय सहयोग मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय एबीन मॉरिशस में, इंपोर्टेंट है ये इस बार के लिए, इसका मुख्यालय एबीन मॉरिशस में है और इसके कुल सदस्य देश 23 हैं। इसके कुल सदस्य देशों की बात करें, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के कुल सदस्य देश हैं 23 दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या तो बात करते हैं बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन। क्या है? देखिए 4 अप्रैल 2025 को दोस्तों बिमस्टेक जो है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज बिमस्टेक। तो 4 अप्रैल 2025 को बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन दोस्तों, कौन से नंबर का? 6 नंबर का 6 शिखर सम्मेलन बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित हुआ दोस्तों। ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में बिमस्टेक के सदस्य देशों में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे और म्यांमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री दैट इज कॉल्ड वर्तमान कार्यकारी जो राष्ट्रपति हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन जनरल मिन ऑन्ग हलाइंग और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय केपी शर्मा ओली थे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये सब छठे बिमस्टेक में 4 अप्रैल 2025 की बात है, याद रखना। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ये भी याद रखना, ये जरूरी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री नाम था हरनी अमरसूर्या। श्रीलंका के प्रधानमंत्री नाम था इनका हरनी अमरसूर्या। इन्होंने पार्टिसिपेट किया और थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पेंटागान सिनावात्रा, कौन है? थाईलैंड के जो पीएम है पेंटागान सिनावात्रा ने प्रतिभाग किया दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय यानी कि थीम थी कि समृद्ध, प्रत्यास्थ और खुला बिमस्टेक यानी कि प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन बिमस्टेक दोस्तों। प्रॉस्पर, रेजिलेंट एंड ओपन बिमस्टेक, इट इज द थीम ऑफ द छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में बिमस्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जो सदस्य देशों के मध्य भावी सहयोग हेतु व्यापक और व्यवहारिक रोड मैप प्रस्तुत करता है।
समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता हुआ बिम्स्टेक द्वारा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और यूएनओडीसी यानी कि यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के साथ एक एमओयू पर साइन किए गए। ये सारी चीजें देख सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों बिम्स्टेक समूह में वर्ष 1997 में, बिम्स्टेक समूह में 1997 में एक और चीज, सम्मेलन के अंत में थाईलैंड द्वारा बिम्स्टेक की अध्यक्षता अगले शिखर सम्मेलन तक के लिए बांग्लादेश को सौंपी गई। तो अगला जो बिम्स्टेक होगा नेक्स्ट 7वें नंबर का, वो कौन करेगा? वो होगा बांग्लादेश में। वहीं बिम्स्टेक समूह में वर्ष 1997 से बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। यानी ये बना था कब? बिम्स्टेक 1997 में बना। तब से ही इंडिया इज द मेंबर ऑफ दैट कंट्री। इंडिया जो है बिम्स्टेक का तब से ही मेंबर है। वहीं वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान, इनको भी इसका पूर्ण सदस्य बना गया। कब बना गया? 2004 में। नेपाल और भूटान को दोस्तों 2004 में इसका पूर्ण सदस्य बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। और इसका मुख्यालय ढाका में, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। गॉट पॉइंट। अब बात करेंगे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य रियो डे जनेरियो, ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, इनके द्वारा की गई। इसका स्लोगन था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। इसका विषय क्या था? स्लोगन था कि भाई एक न्याय संगत और विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण। इस शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों, रीजनल ब्लॉक्स, यानी कि अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया। किस किसने भाग लिया? अफ्रीकी यूनियन और दोस्तों यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन, सॉरी डब्ल्यू ने, यूरोपीय यूनियन, इस संघ ने भाग लिया। वहीं बात करें भारत में वर्ष 2023 में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन ये हो जाए कि भाई भारत में मतलब अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता कब मिली? तो यह सदस्यता भारत में 2023 में जो आयोजित हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये कौन सा है? 19वें नंबर का। याद रखना, ये 19वें नंबर का है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ। तब अफ्रीकी यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। इस सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। वहीं 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राजील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया। वहीं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा G20 रियो डे जनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया और यह ब्राजील की मेजबानी में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। तो ये कैसा था? ये पहले नंबर का G20 शिखर सम्मेलन है जो ब्राजील की मेजबानी में आयोजित हुआ दोस्तों। वहीं बात करें G20 शिखर सम्मेलन 2025 की। 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत एवं ब्राजील के बाद यह लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है। नवंबर 2025 में 20वें G20, याद रखना नवंबर जो कंप्लीट हो चुका है, 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, कहां पर दोस्तों? जोहान्सबर्ग में किया गया। यह प्रथम अवसर होगा जब अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो पहला अवसर है कि भाई साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में, कहां पर? जोहान्सबर्ग में G20 का सम्मेलन नवंबर 2025 में कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन और सत्ता निर्वाचन पर। सत्ता में जो परिवर्तन है उसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन है, इंपोर्टेंट है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और एकदम खुल के बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मिस करने जैसी गुंजाइश नहीं है दोस्तों। खुल के बैठेंगे तो अच्छे से आप कर भी पाएंगे। खुल के काम करिए। चलिए बात करते हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं फ्रांस के। तो 10 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेकार्नो, दोस्तों नाम है इनका सेबेस्टियन लेकार्नो, इन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकार्नो, जो नए पीएम का पदभार ग्रहण किया है।
उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर रहे फ्रैंकिस बारो ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत में पराजित होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। तो फ्रांस के जो पहले पीएम थे फ्रांकोइस बैरो, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो विश्वास मत हार चुके थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नए प्रधानमंत्री चुने फ्रांस के सेबेस्टियन लेकार्नो। ये कौन है? ये पीएम है फ्रांस के। थाईलैंड की प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी बहुत इंपोर्टेंट न्यूज थी। तो थाईलैंड की पीएम थी, नाम था पेंटोंगटान सिनावात्रा। इन्होंने 29 अगस्त 2025 को संवैधानिक न्यायालय ने पद से हटा दिया, क्योंकि एक विवादित फोन कॉल के कारण जिसमें देश में राजनीतिक संकट को जन्म दिया। और 2008 से अब तक थाईलैंड में 5 प्रधानमंत्री संवैधानिक न्यायालय द्वारा पद से हटाए जा चुके हैं। मतलब करप्शन का लेवल एक अपर लेवल पे है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, करप्शन का लेवल एक अपर लेवल पे है। वहीं बात करें फ्यू थाई पार्टी के नेता पेंटोंगटान सिनावात्रा अगस्त 2024 में पद ग्रहण कर थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। ये महिला थी, ये क्या थी? ये एक विमेन थी दोस्तों। वे थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा की पुत्री और वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। यिंगलुक सिनावात्रा की भतीजी भी है। ये सारे आंकड़े आप देखना चाहो तो छोड़ सकते हो। वैसे 15 जून 2025 को कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद को लेकर पेंटोंगटान ने कंबोडियाई सीनेट अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से फोन वार्ता की, जो बाद में लीक हो गई, जो बाद में क्या है? लीक हो चुकी थी। लीक हुई बातचीत में उन्होंने थाई सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल उठा। 1 जुलाई 2025 को संवैधानिक न्यायालय ने उन्हें जांच के दौरान निलंबित कर दिया और उनके निलंबन के दौरान पहले सूर्या जंगरुंगरू आंगकिट और फिर फुमताम बेचाचाई ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये आंकड़े देख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। वहीं 5 सितंबर 2025 को भूम जेताई जो पार्टी है उसके नेता अनुतिन चारनविराकुल, उनको वहां की संसद के निचले सदन जो प्रतिनिधि सभा है उसने 7 सितंबर को राजाज्ञा के साथ ही वे थाईलैंड के नए और 32वें प्रधानमंत्री बने। तो अब 32वें पीएम कौन है वहां पर? वो है अनुतिन चारनविराकुल, जो 32वें पीएम है थाईलैंड के दोस्तों। क्या है? पीएम। गुयाना में बात करेंगे, आम चुनाव हो चुके 2025। साउथ अमेरिकी देश है गुयाना। 1 सितंबर 2025 को आम चुनाव हुए और वहां पर राष्ट्रपति विजय रहे इरफान अली द्वितीय। इनका कार्यकाल दोबारा री इलेक्ट हो चुके हैं। वे वर्ष 2020 में गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 7 सितंबर 2025 को द्वितीय कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। उन्होंने द्वितीय कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नाम है इनका इरफान अली द्वितीय। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। वहीं बात करें दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, क्या नाम है? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? चलिए इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ले जेम्यूंग। यहां से क्वेश्चन आया था दक्षिण कोरिया के जो पीएम है उससे रिलेटेड। तो वहां के राष्ट्रपति ले जेम्यूंग ने 4 जून 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे समय पूर्व हुए राष्ट्रपति चुनाव में विजय हुए। जो पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को महाभियोग द्वारा, हाँ ये क्वेश्चन था राष्ट्रपति जी का था, इन पर इंपीचमेंट चला गया, महाभियोग चला गया था। तो वहां पर राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल, उनको महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने के बाद ये एक समय से पूर्व राष्ट्रपति चुनाव कराया गया और वहां पर ली जेम्यूंग ने कोरिया के राष्ट्रपति बनने का पदभार ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों संघीय चुनाव हुए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 3 मई 2025 को संघीय चुनाव में जीत हासिल कर अपनी लेबर पार्टी को लगातार दूसरी अवधि के लिए सत्ता में बरकरार रखा। यह ऑस्ट्रेलिया में 2 दशकों में पहली बार था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। याद रखना, पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं करोल नवरोकी। याद रखना, जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। 6 अगस्त को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और आंद्रेज डूडा को रिप्लेस किया। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 6 मई 2025 को जर्मनी के चांसलर का पदभार किया और औलाफ स्क्लोज का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो ये जर्मनी के चांसलर बन गए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री की बात करें, कनाडा के नए पीएम, तो मार्क कॉर्नी, मैंने ऊपर बात की थी, मार्क कॉर्नी ने 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए पीएम बने। ही क्या है? नए पीएम। और पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना और वो 24वें, पूछा जाए तो 24वें पीएम बन चुके हैं। सीरिया में असद शासन का पतन और नई संक्रमणकालीन सरकार। 2011 में ट्यूनीशिया और मिस्र आदि से उठी अरब स्प्रिंग, पूछा जाएगा
कि भाई ये अरब स्प्रिंग लोकतांत्रिक लहर क्या है। तो ये ट्यूनिशिया और इजिप्ट यानी कि ये मिस्र से उठी हुई एक लहर थी और इसकी चिंगारी सीरिया तक पहुंच गई। तो ये यहां से उठी और कहां पहुंची, ये सीरिया तक पहुंच गई, जहां जनता ने दशकों से जारी सर्वसत्तावादी बाथ पार्टी शासन और असद परिवार के एकाधिकार, उनकी मोनोपोली के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की मांग थी कि असद परिवार के दमनकारी शासन, उनकी डिक्टेटरशिप, उसकी समाप्त की जाए। तो राष्ट्रपति बशर अल असद ने इन विरोधों का बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप भीषण गृह युद्ध, सिविल वॉर में झोंक दिया गया दोस्त, किसको, सीरिया को। और इस गृह युद्ध के दौरान सीरिया सरकार ने भारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीरियाई गृह युद्ध की भीषणता के अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वहां 5 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.4 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए। नवंबर 2024 में यह सीरियाई गृह युद्ध अचानक नाटकीय मोड़ पर आया और हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में इस्लामी विद्रोह गठबंधन ने डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जो सीग्रियन क्षेत्रों में फैल गया। ये सारा मामला देख सकते हो। और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस पलायन कर गए। एचटीएस के नेता आमिर यानी कि अहमद हुसैन अल सरा अबू मोहम्मद अल जुलानी देश के वास्तविक शासक बने, यानी कि डी फैक्टो रूलर बन गए। और 29 जनवरी 2025 को दमिश्क, जो सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, उसमें आयोजित सीरियाई क्रांति की विजय की घोषणा हेतु सम्मेलन में अहमद हुसैन अल सरा को संक्रमणकालीन अवधि हेतु राष्ट्रपति घोषित किया गया। 13 मार्च 2025 को राष्ट्रपति अल सरा ने सीरियाई अरब गणराज्य की संवैधानिक घोषणा की दोस्तों। इसका अंतरिम संविधान, उस पर उन्होंने साइन किए, जो कि 5 वर्षों में 2025 से 30 की संक्रमणकालीन अवधि में देश को मार्गदर्शन देगा दोस्तों। समझ रहे हैं। अब आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर 2024 में। यहां पर चुनाव आपने देखा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में चुनाव होता है। प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाले यूएसए की 60वां राष्ट्रपति चुना गया 5 नवंबर को। डेट याद रखना, 5 नवंबर को ये राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप साहब, और ये 60वें नंबर के थे। कौन से 60वें नंबर? इस चुनाव में रिपब्लिक ने जो पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो साथी है जेडी वेंस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने दोनों, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति टिम वॉल्ज को पराजित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को, कब, ये 5 नवंबर को, और 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। इसी के साथ अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप अब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। पहले वो एक बार रह चुके हैं 45वें, अब 47वें। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार, दिसंबर 2019 व जनवरी 2021 में महाभियोग का सामना करना पड़ा, और महाभियोग के बाद सीनेट द्वारा बरी या फिर से चुनाव लड़ने वाली पहले व्यक्ति बन चुके हैं। कौन? प्रेसिडेंट ट्रंप। या तो ज्यादा माइंडेड है या ज्यादा बेवकूफ है, पता नहीं, आई डोंट नो। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय आपदा पे। अंतरराष्ट्रीय आपदाओं की बात करने वाले दोस्तों, कुछ ज्यादा ही कलाकार हैं ट्रंप साहब। चलिए, अफगानिस्तान में घातक भूकंप। अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है उसकी बात करते हैं। क्या अर्थक्वेक है दोस्तों? अफगानिस्तान में 31 अगस्त 2025 को स्थानीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे के आसपास घातक भूकंप देखा गया, और इसका जो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल था 6 था। इस भूकंप की अधिकतम तीव्रता यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी संशोधित मर्केली स्केल पर नापी गई। तो इंटेंसिटी को कौन नापता है? मर्केली स्केल। ये एक आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। इस पर वो 9 यानी कि वॉयलेंट दर्ज की गई। इस भूकंप से अफगानिस्तान के मुख्यतः कुनार, नांगरहार, ये नाम याद रखना, लगमान और नूरिस्तान, कुनार, नांगरहार, लगमान और नूरिस्तान प्रांतों के क्षेत्र प्रभावित हुए। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में भी देखे गए। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, क्या था कैसे था देख सकते हो। आंकड़े देख सकते हो 11 सितंबर 2025 को, इससे पहले 98 में आया था इतना इतना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। यह इलाका भारतीय, जो यहाँ पर भूकंप आया, यह इलाका भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर होने के कारण ये अर्थक्वेक सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। पॉइंट। इससे पहले भी हाल में अफगानिस्तान में कई भूकंप आए थे, और ये सारी चीजें आप देखने को मिल सकती है। वही बात करते हैं रूस के कामचटका में भीषण भूकंप दोस्तों। कहां पर? रूस के कामचटका में 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्व हिस्से कामचटका में, जो कहां पर है, ईस्टर्न साइड पे, प्रायद्वीप में कामचटका पेनिनसुला की पूर्वी तट के निकट भीषण भूकंप देखा गया। यह भूकंप वर्ष 2011 के तोहोकू
तोहोकू भूकंप के बाद विश्व स्तर पर आया सबसे शक्तिशाली और रिकॉर्डेड छठा सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप था। तारीख और समय की बात करें दोस्तों, तो स्थानीय समय के अनुसार 30 जुलाई 2025 को सुबह 11:24 पर, यानी कि 30 जुलाई के आसपास ये भूकंप देखने को मिला। इसका जो परिणाम था, मैग्नीट्यूड था 8.8, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर था। अधिकतम तीव्रता 9 लेवल की थी मर्केली पर। भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर था कामचटका तट से 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में। कहां पर? जो था साउथ ईस्ट में। गहराई लगभग 35 किलोमीटर। निकटतम प्रमुख शहरों की बात करें तो पेट्रोपाव्लोव्स्क, कामचातास्की। इसके भूकंप के कारण देखते हैं कि भाई अर्थक्वेक के कारण क्या है, ये अर्थक्वेक आया क्यों। यह क्षेत्र दोस्तों कुरिल कामचटका मेगा थ्रस्ट फॉल्ट पर स्थित है, जो विशाल ऊर्जा विस्फोटों के लिए जाना जाता है। यह जो क्षेत्र जो है, ये कुरिल कामचटका मेगा थ्रस्ट फॉल्ट पर स्थित है, जो विशाल ऊर्जा विस्फोटों के लिए जाना जाता है। पॉइंट। वहीं कामचटका जो है दोस्तों, वो पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में प्रशांत प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 76 से 90 मिलीमीटर की दर से ओखोत्स्क और उत्तरी अमेरिकी प्लेट में धंसती जा रही है, और यह सक्रिय अधोगमन इतिहास में कई बड़े भूकंप दे चुका है। ऑर्नामेंट, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, क्या प्रभाव हुआ ये देख सकते हो। सबसे उल्लेखनीय बात करें तो विस्फोट हुआ क्लेब्यूचेवस्काया सोप्का। ये क्या है? ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पॉइंट यहां पर आता है कि जो विस्फोट हुआ क्लेब्यूचेवस्काया सोप्का, दिस इज द एक्टिव वल्केनो। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां भूकंप के कुछ ही घंटों में यह सक्रिय हो गया। 2025 का कामचटका भूकंप आधुनिक यंत्रों से दर्ज छठा सबसे बड़ा भूकंप है। 1906 के इक्वाडोर कोलंबिया भूकंप और 2010 के चिली भूकंप के बराबर दोस्तों। तो ये याद रखना, 2025 का कामचटका भूकंप। अब बात करेंगे म्यांमार में जो भूकंप आया उसकी दोस्तों। तो म्यांमार में जो भूकंप है उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है आपका? चलो, 28 मार्च 2025 को 7.7 मैग्नीट्यूड पर, यानी उसके परिणामतः मेगावाट जो भी है, उसका भीषण भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर 10 थी। इसको एक्सट्रीम श्रेणी में देते हैं। किसमें? एक्सट्रीम श्रेणी में रखते हैं। वहीं दोस्तों बात करें, यह भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले, तो जो उसका अधिकेंद्र था वो कहां था? ये था मांडले में। ये मांडले में था। उसके निकट लगभग 10 किलोमीटर गहराई में था। तो मांडले के निकट लगभग 10 किलोमीटर गहराई में ये देखने को मिला दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है? भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदा, भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदा एवं आसपास के क्षेत्रों तथा थाईलैंड के कुछ क्षेत्रों में भारी क्षति हुई। भूकंप के कारण लगभग 3600 से 5350 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 11,000 से अधिक आंकी गई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता बताए गए दोस्तों। पॉइंट। चलिए, म्यांमार में जो भूकंप आया, जिस भूकंप की हम बात कर रहे हैं, तो म्यांमार में भूकंप जो आया दोस्तों, इस भूकंप में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, जिसके तहत चिकित्सा यानी मेडिकल और मानवीय यानी कि ह्यूमैनिटेरियन यहां पर सहायताएं भेजी गई। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने अपनी जो सहायता है, चाहे वो चिकित्सीय सहायता है और मानवीय सहायता है, वो सारी सहायता है ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को भेजी दोस्तों। चलो अभी और बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान आया वोटिप, नाम था इसका। क्या नाम है? वोटिप, याद रखना। उष्णकटिबंधीय भूकंप, इसका नाम है वोटिप। यह तूफान 9 जून 2025 को दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अवसाद के रूप में विकसित हुआ और 11 जून को जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे नाम दे दिया वोटुप। वोटुप नाम देकर इसे उष्णकटिबंधीय तूफान यानी कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म घोषित कर दिया। यह तेजी से गंभीर यानी कि सीवियर उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो गया, जिसमें 10 मिनट तक लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 मिनट तक लगातार
120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दर्ज की गई। वहीं JTWC जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, इसके द्वारा श्रेणी 1 टाइफून का दर्ज किया गया। 13 जून की रात इस तूफान ने डोंग फोंग शहर यानी कि हैनॉन चीन के निकट अपना पहला भूपात यानी कि लैंडफॉल किया। इस तूफान के कारण चीन, फिलीपींस, वियतनाम आदि के क्षेत्र प्रभावित हुए और इसकी चपेट में आने से कम 17 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सुपर टाइफून यागी। एक एक को देखते हैं, याद रखो। ये जो यागी तूफान है दोस्तों, फिलीपींस में से एंटैंग बोलते हैं, 2024 में पश्चिम उत्तर यानी कि वेस्ट और नॉर्थ प्रशांत क्षेत्र में आया और एक उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन था। एक श्रेणी 5 का टाइफून था जिसमें अनुमानित अधिकतम आयु 270 किलोमीटर प्रति घंटा 1 मिनट में सस्टेन्ड दर्ज की गई और यह साउथ ईस्ट एशिया में कई देशों को प्रभावित किया, लाइक चीन को प्रभावित किया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार इसमें शामिल थे। और यह 70 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली टाइफून था। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चीन में भूपात हुआ, लैंडफॉल हुआ, दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान देखा गया है। जापानी भाषा में यागी का अर्थ है बकरी। बकरी का मतलब है मकर राशि यानी कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस। 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, टाइफून यागी से भारत ने ही तो ऑपरेशन सद्भाव कहां के लिए? टाइफून यागू के लिए, यागी यागी लॉन्च किया, जिससे जो प्रभावित हुए उनके लिए ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा भाव? सद्भाव ऑपरेशन। बड़ा पॉइंट। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहां तक था ये अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्थिक प्रदर्शन पे। नेक्स्ट वीडियो हम अपन आर्थिक प्रदर्शन की चर्चा करेंगे। और ये कंटेंट आपको अगर बेहतरीन और अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर दें, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अपना आपका फीडबैक हमारे लिए थोड़ा सा बहुत जरूरी है, तो आप ये कर सकते हैं इफ यू वांट टू, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद। और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए और साफ सफाई रखिए अपने आसपास और करते रहिए अच्छे से, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड टेक केयर।